हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, एसके क्लासेस में आपका स्वागत है। आज एक अहम टॉपिक लेके आए हैं पॉलिटी में, वो है मौलिक अधिकार, है ना। मौलिक अधिकार हम लोग देखेंगे कि मौलिक अधिकार है क्या। सबसे पहला बात जाने कि मौलिक अधिकार मूल अधिकार, जीने का अधिकार, है ना। जीने का अधिकार आपका मौलिक अधिकार है ना। और वो बोलने का अधिकार, है ना। बोलने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, है ना। ये जितना भी है आप लोग का मौलिक अधिकार है ना। तो ये मौलिक अधिकार एक अहम टॉपिक है। और सबसे बड़ा चीज़ है कि आपका मौलिक अधिकार का अगर कोई हनन करता है तो आप जाकर सुप्रीम कोर्ट में जाके केस कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा संविधान का उपलब्धि है कि आप लोग सभी के लिए मौलिक अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो हम लोग जानेंगे कि मौलिक अधिकार है क्या, है ना। तो मौलिक अधिकार देखने के लिए संविधान को देखते हैं। इसका उल्लेख संविधान के भाग तीन अनुच्छेद 12 से 35 में है। अनुच्छेद उसको इंग्लिश में बोलते हैं आर्टिकल, अनुच्छेद 12 से 35 में है। इसे कहाँ से लिया गया था? इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया था, है ना। अमेरिका के संविधान से लिया गया था मौलिक अधिकार, है ना। देखिए मौलिक अधिकार में एक बहुत बड़ा विशेषता है कि राष्ट्रीय आपात जब आता है ना, राष्ट्रीय आपात, इमरजेंसी, राष्ट्र में कुछ हो गया, इमरजेंसी आ गया, तो उसमें आर्टिकल मौलिक अधिकार का अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ के सभी मौलिक अधिकार समाप्त हो जाता है। 20-21 को छोड़ करके क्वेश्चन पूछेगा राष्ट्रीय आपात में कौन सा अनुच्छेद को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार समाप्त हो जाते हैं, तो आर्टिकल 20 और 21, मतलब अनुच्छेद 20 और 21। अब देखते हैं कि मौलिक अधिकार में 7 मौलिक अधिकार थे। मूल संविधान था ना, उसमें 7 मौलिक अधिकार थे मूल संविधान में लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 में हुआ। 44वें संविधान संशोधन कब हुआ? 1978 में, 1978 में 44 संविधान संशोधन। इसके तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया इसके तहत संपत्ति का जो अधिकार था उसको हटा दिया गया। इसको फिर कहाँ रखा गया? अनुच्छेद 300 का 300 का 1 में रखा गया। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था तो उसको हटा दिया गया, उसको रखा गया अनुच्छेद 300 का काम है ना। तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के अनुच्छेद किस अनुच्छेद में था? 19 का का, मतलब 19 का और 31 में 1 नहीं था। मतलब मौलिक अधिकार में पहले कौन सा आर्टिकल में, कौन सा अनुच्छेद में था? 19 का में था और 31 में था संपत्ति का अधिकार, लेकिन उसको हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 में। इसको रखा गया अनुच्छेद 300 का में रखा गया, है ना। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है बचा, एक तो हटा दिया, 7 था, तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार बचा। तो पहला मौलिक अधिकार क्या है? समता या समानता का अधिकार। क्या? समता या समानता का अधिकार। उसका आर्टिकल है अनुच्छेद 14 से 18। अगर हम लोग पढ़ेंगे ना अनुच्छेद 14 से 18, तो उसमें क्या कहा गया? समता या समानता का अधिकार का उल्लेख है। दूसरा स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 1922 में, 19 से 22 में, 19, 21, 22 में, है ना। स्वतंत्रता का अधिकार दिया आर्टिकल 19 से 22 में। अब दिया शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध। ये शोषण के विरुद्ध अधिकार का कौन सा अनुच्छेद में दिया? 23 और 24 में। 23 और 24 क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक, 25 से 28 तक, अनुच्छेद 25 से 28 में क्या दिया गया है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब दिया संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29 और 30, आर्टिकल अनुच्छेद 29 और 30 में दिया गया है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। अब दिया संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये दिया है 32 में, अनुच्छेद 32 में दिया गया। तो देखिए समता या समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये हमारा क्या है? मौलिक अधिकार, मूल अधिकार। अब इसके आर्टिकल, जैसे कि इसके आर्टिकल को हम लोग समझेंगे। जैसे समता या समानता का अधिकार 14 से 18, तो 14 में क्या है, 15 में क्या है, 16 में क्या है, 17 में क्या, 18 में क्या। इस तरह अनुच्छेद के एक अनुच्छेद को हम लोग समझते हैं। आइए हम लोग देखते हैं, आइए देखते हैं समता या समानता संबंधी अधिकार, है ना। कौन सा अनुच्छेद में? 14 से 18। 14 से 18 में है क्या है? समता या समानता संबंधी अधिकार। अब एक एक को देखते हैं। अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया? कानून के समक्ष समता, कानून के समक्ष सभी लोगों का समता होना चाहिए, है ना। कौन सा भी लोग है, अगर कुछ गलती करे, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे आम नागरिक हो, अगर कुछ ऐसा कांड करे कि फांसी का सज़ा देना है तो उसको फांसी की भी सज़ा दिया जा सकता है ना। जैसे मुख्यमंत्री, कितने मुख्यमंत्री को भी सज़ा मिली है कि नहीं? उसी तरह चाहे छोटा कौन सा भी आदमी हो, छोटा प्रकार का आदमी, उसको भी सज़ा मिलेगी, और कितना भी बड़ा पद हो, पैसा वाला, उसको भी सज़ा मिलेगी। इसलिए कानून के समक्ष समता। फिर अनुच्छेद 15 में देखते हैं। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान के आधार पर विभाजन नहीं। धर्म के आधार पर विभाजन नहीं कर सकता कि ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है। जाति करने भी नहीं कर सकता कि ये जात का है। आजकल नहीं चला है छोटी जात, बड़ी जात, मंझली जात, है ना।
तो कौन कौन जात होता है उसके आधार पर भी आप विभेद नहीं कर सकते हैं किसी को भी। लिंग के आधार, लिंग माने पुरुष महिला, महिला है, ये पुरुष है, और कौन एक ठो और है जो है ना। फिर वंश के आधार पर हम ई वंश के हैं तो वो वंश के हैं, चांद वंश, सूर्य वंश, क्या क्या वंश होता है, वंश के आधार पर विभाजन नहीं किया जा सकता है, याद रखना। इस तरह करके आर्टिकल 15 में कहा गया कि धर्म जाति लिंग वंश के आधार पर विभाजन नहीं किया जा सकता है किसी को भी, कि तुम ये वंश का नहीं, वो अति का नहीं। तो आर्टिकल 15 के अनुसार आप सुप्रीम कोर्ट में भी जाकर के उसको भी केस कर सकते हैं, है ना। फिर आते हैं अनुच्छेद 16, सार्वजनिक पदों पर अवसर की समानता। नौकरी नियोजन जो पद होता है उसमें फॉर्म भरते हैं तो सभी को अवसर की समानता है, उसमें सभी को मतलब नौकरी मिलने की समानता होती है। फिर आर्टिकल अनुच्छेद 16(4), पिछड़े वर्ग। जो पिछड़े वर्ग को लोक नियोजन में आरक्षण की व्यवस्था की गई, पिछड़े वर्ग जो है, पिछड़े वर्ग को लोक नियोजन में आरक्षण की व्यवस्था की गई, आर्टिकल 16 सब क्लाउज 4 में किया गया है ना। फिर अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 17 में क्या है, छुआछूत का अंत। पहले छुआछूत चलता था ना, ये छुआ गेलो, छुआ गया, वो छुआ गया ना, आदमी से आदमी का छुआ गया, उसका परछाई से छुआ गया, तो पानी नहीं पियेंगे, तो ये नहीं पियेंगे, तो उस अस्पृश्यता का अंत हो गया, छुआछूत का अंत। आर्टिकल 17 में कहा गया कि छुआछूत का अंत है। अगर वैसा करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाके केस करें और उसको हथकड़ी पहना करके भेज दें, है ना। ये भी है, आर्टिकल 17 में है। आर्टिकल 18, उपाधियों का अंत। उपाधि मतलब पहले उपाधि चलता था ना, उसका अंत हो गया। लेकिन सेना और विद्या संबंधी के सम्मान के सिवाय, तो सेना में है अभी, विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय में भी है। जैसे कि सेना में परमवीर चक्र मिलता है ना, महावीर चक्र, वीर चक्र, फिर एक होता है पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री उपाधि, ये सब भी है ना। तो क्या देखें हम लोग, समता या समानता का, समानता संबंधी अधिकार आर्टिकल 14 से 18 में देखें, है ना। अब आगे देखेंगे, आइए देखते हैं दूसरा, स्वतंत्रता संबंधी अधिकार, है ना। स्वतंत्रता संबंधी अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, 19 to 22, है ना। आर्टिकल 19 में क्या कहते हैं, अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, 6 प्रकार की स्वतंत्रता। देखिए उसका 19 सब क्लास 1 2 3 4 5 इस बांटा गया है। तो 19 का 1 में देखते हैं सब क्लास बोलने की स्वतंत्रता, सबको बोलने की स्वतंत्रता, आप बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, बोलने की स्वतंत्रता। शांतिपूर्ण बिना हथियार के एकत्रित होने और सभा की स्वतंत्रता, कहीं भी शांतिपूर्ण सभा कर सकते हैं बिना हथियार के, है ना, सभा कर सकते हैं, एकत्रित होकर के सभा मीटिंग कर सकते हैं शांतिपूर्ण करके, शांतिपूर्वक। फिर संघ बनाने की स्वतंत्रता, आप किसी तरह का यूनियन बना सकते हैं, है ना। बहुत सारा यूनियन बनता है, ट्रेड बनते हैं, बहुत सारा पार्टी बना लेते हैं, तो संघ बनाने की स्वतंत्रता आपको है। देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता, देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन, आप चल गए यहाँ से, मान लीजिए झारखंड से बिहार, बिहार से दिल्ली, दिल्ली से कर्नाटका, है ना, राजस्थान, किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता, ये सब मौलिक अधिकार है। नहीं बोलेगा कि तुम मत आना राजस्थान, तुम मत आना मुंबई, तुम मत आना बिहार, तो तुम मत आना झारखंड। तो ये सब जो है, अगर ऐसा कोई बोलता है तो उसको मौलिक अधिकार का हनन हुआ तो वो जाकर सुप्रीम कोर्ट में भी केस कर सकता है ना। फिर आ गया आपका, देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। किसी भी क्षेत्र में देश की, कोई भी भारत देश के किसी भी क्षेत्र में निवास कर सकता है और बसने की स्वतंत्रता है। ऐसा नहीं कि वहाँ गया रहने के लिए तो उसको भगा देगा, तो ऐसा भी नहीं हो सकता है। वो संविधान का उल्लंघन होगा, मौलिक अधिकार को उल्लंघन, उसको भी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में कोर्स करके जेल भी भेज सकते हैं ना। फिर कोई भी व्यापार जीविका चलाने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यापार जीविका चलाने की स्वतंत्रता है ना। अब कहीं गए हम दिल्ली बेचने के लिए कुछ, है ना, चूड़िए बेच रहे हैं तो बोले नहीं चूड़ी यहाँ नहीं बेचना, जहाँ आया बिहार आया तो बिहार में बेचो, ऐसा नहीं है। सभी जगह व्यापार जीविका चलाने की स्वतंत्रता दी गई है ना। अगर ऐसा बोलता है तो उसको भी जेल भेज देना, है ना। ठीक है, तो इतना है, अब 6 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया है। और अनुच्छेद 20, है ना, हम लोग संक्षिप्त में जान रहे हैं, अगर ज़्यादा तोड़ मरोड़ करेंगे तो और लंबा होते चला जाएगा, लेकिन जितना जितना संक्षिप्त चाहिए उतनी ही हम लोग जानकारी भी ले रहे हैं, है ना। यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी करिएगा, उसको तोड़ना पड़ेगा और लंबा लेके चलना पड़ेगा, है ना। अनुच्छेद 20, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 में क्या गया है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसके तहत अपराध के लिए एक बार, अगर कोई अपराध करता है तो एक अपराध होता था कि उसको 10 बार अपराध के लिए सजा नहीं मिलेगी, एक अपराध के लिए एक ही सजा मिलेगी, है ना। फिर जो कानून है उसके तहत सजा मिलेगी, मतलब अभी जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी। उसके बाद देखो, जब तक उसको दोषी न ठहराया जाए तब तक उसको सजा नहीं दिया जाएगा। ऐसे नहीं कि उसको पकड़ के ले गया चलो 3 महीने का जेल, ऐसा थोड़ा ना होता है। उसके लिए दोषी, जब तक उसका दोषी केस चलता है तो उसमें दोषी नहीं, तब तो उसको सजा का अति नहीं दे सकता है ना, सजा नहीं दे सकता है।
और सबसे बड़ा चीज़ है कि किसी को गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। हम बोलेंगे ए चल उकरम, तुम देखा ना उसको मारते हुए, है ना, चलो मेरा गवाही दे दो उसको, उसके बदले में, वो सब बाध्य नहीं किया जा सकता है ना। सब आर्टिकल 20 में गया है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। 20 में अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, प्राण एवं दैहिक, उसका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण कहा गया है आर्टिकल 21 में। मतलब कहा गया है कि विधि द्वारा स्थापित उसके जीवन व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है, उसके व्यक्तिगत अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है विधि द्वारा, है ना। अब बाई चांस कुछ ऐसा मर्डर किया, वैसा कुछ घटना किया, तो कानून के तहत उसको फांसी का सज़ा देगा, उसकी मृत्यु का सज़ा देगा। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही चलते चलते उसको प्राण का सज़ा विधि द्वारा, उसको नहीं कुछ बोला गया उसको प्राण का सज़ा तुम लोग दे दो, कुछ भी, मतलब कि उसको जीने का अधिकार है ना, जीने का अधिकार है, घर आवास का अधिकार है, स्वच्छ रहने का अधिकार, स्वस्थ रहने का अधिकार है ना, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। एक आर्टिकल है अनुच्छेद 21 का का, अनुच्छेद 21 के का में जोड़ा गया, इसमें 86वां संशोधन 2002 में हुआ था, 86 संशोधन 2002 में। इसके तहत कहा गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों को राज्य द्वारा निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की। 6 से 14 मिडिल स्कूल है ना, 6 से 14 6 से 14 वर्ष के बच्चे को, 6 से 14 वर्ष के बच्चे को, मतलब 6 से 14 वर्ष करने का मतलब 14 वर्ष में आपका मिडिल स्कूल हाई स्कूल हो गया, है ना। इसमें मतलब निःशुल्क, एक भी पैसा नहीं लगना चाहिए। उसके तहत उसको शिक्षा की व्यवस्था की गई है राज्य द्वारा, मानी सरकारी, है ना, राज्य, इसलिए स्कूल खोला जाता है, शिक्षा की व्यवस्था किया जाता है राज्य द्वारा। सभी राज्य में मिडिल स्कूल हाई स्कूल खोले जाते हैं, है ना। और अनुच्छेद 22 में क्या कहा गया, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। इसका कारण हो गया कि इसका है कि हिरासत, किसी को भी हिरासत लिया तो उसका कारण बताना होगा कि काहे भाई हमको काहे पकड़ा, है ना। अगर उसको हिरासत में लिया तो 24 घंटा के अंदर उसको दंडाधिकारी के पास पेश करना होगा, आर्टिकल 22 में कह रहा है ना। फिर उसको अधिकार है कि अपने वकील से सलाह ले कि क्या क्या करना चाहिए, ऐसे नहीं कि नहीं किसी से तुमको मिलना नहीं, कोई वकील सलाह नहीं, ये सब भी है उसके लिए। निरोध में संरक्षण का अर्थ हुआ कि उसका कोई दो ऐसा लगा कि वो अपराध करने जा रहा है, उसको बिना न्यायिक की सूचना दिए भी हम उसको पकड़ के रख सकते हैं, है ना। लेकिन कुछ ही दिनों तक फिर उसको हिरासत भी न्यायिक के पास ले जाना पड़ता है, उसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, निरोध में संरक्षण, है ना। कुछ ऐसा घटना होने वाला, आपको पता चले वो लड़का करने वाला, तो उसको पहले भी हिरासत में ले सकते हैं बिना न्यायिक की अनुमति के, लेकिन कुछ दिन के बाद न्यायिक के पास ले जाना पड़ता है, दंडाधिकारी के पास, है ना। तो उसी को बोलते हैं निरोध में संरक्षण। तो हम लोग देख लिए स्वतंत्रता संबंधी अधिकार। अब आगे देखेंगे दूसरा, आइए तीसरा देखते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, है ना। अनुच्छेद 23 से 24 जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, है ना। 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो अनुच्छेद 23 में क्या कहता है, मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का प्रतिषेध, बलात् श्रम का प्रतिषेध। मानव का दुर्व्यवहार करने का मतलब मानव का खरीद बिक्री, है ना, खरीद बिक्री, व्यक्ति के खरीद बिक्री, बेगारी और जोर जबरदस्ती लिया गया श्रम, मानव का क्रय बिक्री, बेगारी, है ना, जोर जबरदस्ती से लिया गया श्रम, उसको क्या कराएगा, निषिद्ध ठहराएगा, गलत ठहराएगा, है ना। उस तरह नहीं हो सकता है, किसी से भी जोर जबरदस्ती बोलेंगे चल तू हमारा घर में काम करियो, है ना, ये सब बेकार है, ये सब मतलब कि ये आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार है, मतलब कि मौलिक अधिकार का उसका हनन हो रहा। आप किसी को बोलेगा कि इस श्रम को, इस मजदूर को हम खरीद लिए, इसको बंधुआ मजदूर के अनुसार खटाएंगे, तो उस तरह भी नहीं चलेगा, वो भी उसका मौलिक अधिकार का हनन है। वो इस तरह किया तो चुपके से सुप्रीम कोर्ट में जा करके एक केस कर दें, बस उसको बढ़िया समझा देगा, है ना। इसीलिए कहा गया है कि मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का प्रतिषेध है, उसका उल्लंघन अगर कोई करता है तो कानूनी अपराध है। मगर अगर कोई ऐसा काम हो जो देश हित के लिए हो तो उसमें जा सकते हैं आप लोग, देश हित के लिए हो, ऐसा नहीं कि उसका घर के लिए हो, देश हित के लिए हो तो उसके लिए आप जा सकते हैं, वो आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार है ना। अनुच्छेद 23 से 24 है। अब आते हैं अनुच्छेद 24, है ना। अनुच्छेद 24 में क्या है, ये अनुच्छेद 23 पढ़े थे, मानव के दुर्व्यवहार बलात् श्रम का प्रतिषेध। अब अनुच्छेद 24 क्या है, बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध, बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध। अब कौन सा बालक, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को खतरनाक कारखाने, खान अथवा अन्य जोखिम भरे काम से संलिप्त नहीं किया जा सकता, है ना। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को खतरनाक कारखाने, अन्य जोखिम भरे खान में काम नहीं किया जा सकता, काम नहीं दिया जा सकता, है ना। उसमें संलिप्त नहीं करना कि उसको ज़बरदस्ती बोलेगा चला काम कर, 14 वर्ष से कम भी है तो उसको खतरनाक काम दे दिया, खतरनाक खान में घुसा दिया, है ना।
इस तरह नहीं कर सकता, उसे उसके कारण भी उसका मौलिक अधिकार का हनन होगा, है ना। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में है। अनुच्छेद 25 से 28 में क्या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 में क्या क्या है, धर्म की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता है ना। सभी को अपना अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता है, उसको बाद नहीं कह सकता तुम यही धर्म मानो, है ना। उसके बाद अनुच्छेद 26 धर्म मामले में प्रबंधक की स्वतंत्रता, प्रबंधक मैनेजमेंट की स्वतंत्रता, अपने धर्म के मामले में अपने मैनेजमेंट कर सकता है ना। जो भी है मैनेजमेंट जो भी आपका है धर्म मामले में वो आप कर सकते हैं अनुच्छेद 26 के तहत। फिर अनुच्छेद 27 के तहत राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है ना। राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति अथवा वय से हो, है ना। मतलब किसी को ऐसे कर देने के लिए बात नहीं करेगा कि तुम जिसकी जो आय जो है धर्म अथवा धार्मिक संबंध, मतलब कि नहीं तुम ये कर दो उसका धर्म की उन्नति के लिए, इसका धर्म की उन्नति के लिए, सब नहीं चलेगा। मतलब राज्य किसी को बात नहीं कर सकता, स्वेच्छा से भले दे सकता है किसी तरह का भी कर, है ना। अनुच्छेद 28 राज्य विधि से पूर्णतः पोषित, है ना। मतलब राज्य सरकार के विधि कानून के तहत पूर्णतः पोषित शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। जैसे सरकारी कोई शिक्षा स्कूल है तो उसमें किसी तरह की भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, किसी तरह का भी धार्मिक शिक्षा उसमें नहीं दी जाएगी, है ना। ये हो गया आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। अब आते हैं नंबर 5 संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, इसका अनुच्छेद 29 से 30 है ना। अनुच्छेद 29 में क्या कहा गया है कि इसके अनुसार नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपने भाषा, कौन सा भी वर्ग हो, अपने भाषा, लिपि या संस्कृति सुरक्षित रखने का अधिकार है। भारत के कितने भी नागरिक हैं उसके अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति सुरक्षित रखने का अधिकार है अनुच्छेद 29 में, है ना। अब अनुच्छेद 30 के अनुसार धर्म या भाषा आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्ग को, धर्म या भाषा आधारित या धर्म या भाषा आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी रुचि की शैक्षणिक संस्थान की स्थापना तथा उसके प्रशासन का अधिकार है। अपने रुचि का, को लगता है कि इस टाइप का हमको स्कूल खोलना है, अपने रुचि का, राज्य द्वारा प्रोत्साहित नहीं, अपने रुचि का, अपने खुद का खोल सकता है। शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना तथा उसके प्रशासन का अधिकार है, मैनेजमेंट का अधिकार है ना, धर्म या भाषा आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्ग को। तो ये हो गया आपका संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। अब लेते हैं छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा कहा। अनुच्छेद 32 में क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, है ना। इसके तहत मौलिक अधिकार को सुरक्षा प्रदान किया जाता है, इसके तहत मौलिक अधिकार को सुरक्षा प्रदान की जाती है। कौन सा आर्टिकल, अनुच्छेद 32 के तहत। इसके तहत मौलिक अधिकार को लागू कराने के लिए 5 प्रकार का रिट जारी किया जाता है, रिट जारी किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय में, है ना। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 5 प्रकार का रिट जारी किया जाता है। पहला क्या, बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध लेख, चौथा उत्प्रेषण, पांचवा अधिकार परीक्षा लेख, है ना। 5 प्रकार का रिट सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है ना। अब देखते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है। इसमें कहा गया है कि अवैध रूप से बंदी बनाने पर, किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बनाने पर कहा गया है कि उसे न्यायालय में उपस्थित करें, है ना। रिट जारी करके बोलता है कि अवैध रूप से उसको किसी को बंदित किया तो उसको न्यायालय में आप उपस्थित करें, उसका न्यायालय उस पर विचार करेगी, है ना, दोष संबंधी पर, है ना। बंदी प्रत्यक्षीकरण में उसके अवैध रूप से अगर बंदी बना लिया तो न्यायालय में उपस्थित करना होगा, न्यायालय उसको सजा देगी, है ना, किस आधार पर है। अब आता है परमादेश। परमादेश क्या है, ये परमादेश में कहा गया है कि तो सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है, कोई पदाधिकारी सार्वजनिक निर्वाह का कार्य नहीं कर रहा, है ना, सार्वजनिक, है ना, गवर्नमेंट निर्वाह का कार्य नहीं करता है, तब उसे आदेश दिया जाता है ना। तब वो सर्वोच्च न्यायालय आदेश देता है कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं सार्वजनिक निर्वाह का कार्य, है ना। तो हो गया परमादेश। अब आता है प्रतिषेध लेख। प्रतिषेध लेख मतलब कि रोकना, है ना, रोकना उसको। यह लेख अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर है, कहता है कि आप जो निर्णय ले रहे हैं वो लेख आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, आप ये इसमें निर्णय नहीं ले सकते हैं, है ना, लेख में कोई सा भी। और प्रतिषेध मैंने रोकना होता है। उत्प्रेषण, इसमें क्या होता है कि सर्वोच्च न्यायालय, मैंने क्या है ना, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को, है ना, ये सब सभी, है ना, सर्वोच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को मतलब देता, ऑर्डर देता है कि लंबित मुकदमे को अपने वरिष्ठ न्यायालय को भेजे। लंबित मुकदमे, जैसे कि बहुत सारा ऐसा मुकदमा बहुत देर से चल रहा है तो उसको अपने वरिष्ठ न्यायालय के पास भेजे। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आदेश देता है, मतलब, है ना। तो हो गया क्या, उत्प्रेषण, उत्प्रेषण में आगे भेजना। फिर हो गया 5वां अधिकार परीक्षा लेख। अधिकार मैंने परीक्षा लेख में पूछना, बोलता है कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जैसे वैधानिक अधिकार नहीं, उसको मतलब उसका वैधानिक अधिकार नहीं है, संवैधानिक अधिकार नहीं है, लेकिन वो काम कर रहा है ना। तो अधिकार पद के अधिकार को उससे पूछता है सर्वोच्च न्यायालय कि आप किस अधिकार पर
यह काम कर रहे हैं, जब तक उसका संतोषजनक जवाब नहीं आता तब तक उसको रोक के रखता है कि आप इस पर काम नहीं कर सकते, है ना। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा लेख, ये एक रीट है 5 तरह का जो सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है और उच्च न्यायालय भी जारी करता है। ये सब जो है कि आपको सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को मतलब कि ऑर्डर देता है ना, कि वो और किसी सार्वजनिक अधिकारी को भी ऑर्डर देता है, मतलब दे सकता है। तो ये अनुच्छेद 32 है, इसको मतलब कि मौलिक अधिकार की सुरक्षा प्रदान करने कहा गया है ना। आर्टिकल 226 के तहत भी आप सर्वोच्च न्यायालय जो है आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय रीट जारी करता है ना। आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय रीट जारी करता है, आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करता है ना, अपने अधीनस्थ न्यायालय को, अधीनस्थ अधिकारी को, है ना। अब आते हैं अनुच्छेद 33 और 34, मार्शल लॉ है। ये सैनिक विधि से है, सैनिक जो विधि होता है ना, सैनिक का विधि, सैनिक का अलग कानून होता है, उसको मार्शल लॉ कहते हैं। आर्टिकल अनुच्छेद 33 और 34 है, कानून बनाने का अधिकार, इसमें कानून बनाने का अधिकार संसद को है ना, संसद को है। और कहा गया है कि संसद जो है ना मौलिक अधिकार का संशोधन कर सकता है, लेकिन वैधानिक की जांच, मतलब कि कौन सा वैध है नहीं है, संशोधन करा है झूठ मूठ का, कौन सा वैध है कि नहीं है, उसको सर्वोच्च न्यायालय जांच करेगी पहले, है ना, वैधानिक की जांच करेगी सर्वोच्च न्यायालय, तब आप संशोधन कर सकते हैं, है ना। इस तरह हम लोग देखें कि मौलिक अधिकार है क्या, है ना। अब हम लोग आगे देखेंगे दूसरा चैप्टर। और आप लोग को मत कर रहा हूँ कि आप लोग अगर अच्छा लगता है क्लास तो ज़रूर से ज़रूर आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आपको वीडियो को आगे भेजें, शेयर करें, है ना, और बढ़िया से पढ़ें।